हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपनी जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक की ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके बारे में आप सभी लोग पढ़ते हो, जिसमें सारे के सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया को लेके है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A clinic nurse instruct the mother of a child with sickle cell anemia about the precipitating factor related to pain crisis. Which of the following, if identified by the mother as precipitate factor, indicate the need for further instruction? देखो, छोटी सी बात समझने की कोशिश करो। जो ये फर्दर इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जो यहाँ पे भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव क्वेश्चन। मतलब आपको ये नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको रॉन्ग आंसर बताना है। हमेशा आप लोग क्या बताते हो, एक पॉजिटिव ऑप्शंस की ओर जाते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नेगेटिव चूज़ करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चूज़ करना है, आपको नेगेटिव चूज़ करना है। और कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया की। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो किस फॉर्म में होती है, HbA की फॉर्म में होती हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, S में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसका शेप जो है नॉर्मल RBCs का वो कैसा हो जाता है, एश शेप बन जाता है। जिसकी वजह से और ये जो एस शेप की सेल्स है ना बच्चों, ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के सेंसिटिव होती है। मतलब ये कहूँ तो ये जो हमारी सेल्स हैं काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव हमारी सेल्स होती हैं। कुछ भी होगा, कुछ फैक्टर्स हैं जो यदि कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आके अप्लाई होंगे तो ये क्या कराएगी, पेन कोज करा देंगी जो सेल्स हैं हमारी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसोअकल्सिव क्राइसिस। ये आगे की बातें हैं। तो अभी हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसने पूछा है, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कौन सा फैक्टर पेन को कोज नहीं कराता है। ठीक है, पेन पूछा है इसने, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू पेन क्राइसिस। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पेन वाली कंडीशन नहीं करा रही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, जो नहीं करा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्ट्रेस कराता है, ट्रॉमा कराता है, इन्फेक्शन कराता है, फ्लूइड ओवरलोडेड कराता है। पेन कौन सी कंडीशन कराती है, तो पेन जो कंडीशंस कराती हैं, स्ट्रेस भी कराती हैं, ट्रॉमा भी कराएगी, इन्फेक्शन भी कराएगी, बट फ्लूइड ओवरलोड नहीं कराएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन फ्लूइड डेफिशिएंट कराएगा, फ्लूइड ओवरलोड नहीं कराएगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता तो ये आंसर नहीं जाता, फिर कुछ और ऑप्शन देता है एग्जामिनर, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी इसके अंदर बच्चों पूरा हमारा सिस्टम है आपका, कौन सा, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है ये। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका मैकेनिज्म होता है, ये हमें समझना होगा ये कैसे कैसे वर्क करता है। स्ट्रेस होगा तो किस तरीके से हमारे हार्मोन्स पे एक्ट करेगा, ट्रॉमा होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये मैं थ्योरी में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जिसको हीमोफीलिया है, हैज़ अ स्लिप ऑन द आइस एंड बम्प्ड हिज नीज एंड द नर्स शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एंड। एक बच्चा जो कि हीमोफीलिया अगर वो गिर जाता है तो हम यहाँ पे क्या एडमिनिस्टर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन फैक्टर 10 दोगे, सेकंड ऑप्शन फैक्टर 8 दोगे, 7 या फिर सी ऑप्शन क्रायो प्रेसिपिटेट देंगे, या फिर डेस्मोप्रेसिन देंगे। तो आप लोग अपने अपने आंसर चूज़ कर लो क्या देंगे। आई थिंक आप सब ने आंसर बी या सी में से कोई आंसर चूज़ किया होगा, और देखते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया बच्चों एक क्या है, मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया, ये दोनों ही डिसऑर्डर ना बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी यदि सर्वे किया जाए इनके ऊपर तो मिलेगा ये दोनों डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा है, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। तो हीमोफीलिया को कैसे कैसे जानते हैं, कौन सा डे सेलिब्रेशन होता है, ये सब हम बात करते हैं। हीमोफीलिया इज़ नोन एज रॉयल डिजीज़, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। एंड डे सेलिब्रेशन फॉर 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल को हम हीमोफीलिया डे मनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं हीमोफीलिया को लेके, किस तरीके से आपको जो है अपना प्रिवेंशन करना है। फिर बच्चों आता है रॉयल डिजीज़, हीमोफीलिया वाली कंडीशन के अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों इस कंडीशंस में ना 3 चीज़ें होती हैं।
हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, जो ब्लड में क्लोट कराने का काम करते हैं, जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, उन क्लोटिंग फैक्टर की हो जाती है डेफिशिएंसी। जब डेफिशिएंसी हो जाएगी क्लोटिंग फैक्टर के, जो ब्लड में क्लोट करा रहे हैं डेफिशिएंट हो चुका है, तो क्या होगा, ब्लड तो क्लोट नहीं होगा। जैसे ही बच्चा करेगा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि क्या है, क्लोटिंग मैकेनिज्म ही नहीं हो रहा है। बट कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11, 3 की डेफिशिएंसी होती है। तो जब भी इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देखो जब भी फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो हमेशा फैक्टर 8 ही देते हैं, जो एम्प्यूल फॉर्म में आती है मेडिकेशन। 9 और 11 की होती है तो पेशेंट को देते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं पेशेंट को। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और ये क्या होता है, सब हमारे जो ब्लड कॉम्पोनेंट्स हैं उनसे सेपरेट करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मा फेरेसिस, तो ऐसे ही होता है हमारा क्रायोप्रेसिपिटेट, इसको हम सेपरेट करके क्लोटिंग फैक्टर को ब्लड से तो पेशेंट को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब आंसर बी या सी से देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ना ही तो फैक्टर 8 के बारे में बोला, ना ही फैक्टर 9, ना ही फैक्टर 11। क्वेश्चन में जब भी ऐसा कुछ आ जाए, कुछ भी ना कहे एग्जामिनर आपको, तो समझ जाना यहाँ पे फैक्टर 8 है। तो समझ जाना फैक्टर 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है यहाँ पे कि सबसे पहले यदि किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्लॉटिंग फैक्टर इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे, और क्रायोप्रेसिपिटेट में बच्चों टाइम लगता है, तो जो हमारी मेडिसिन हैं वो सबसे पहले इमीडिएटली हमें मिल जाती हैं, तो इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन वो बेस्ट होगी IV इन्फ्यूज़न फॉर फैक्टर 8। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पेशेंट laboratory study are performed at a child suspected of having iron deficiency anemia, and the nurse reviewed the laboratory result knowing that which of following result would indicate this type of anemia, ठीक है। पेशेंट को हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो लेबोरेटरी फाइंडिंग के बेसिस पे नर्स कैसे इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। पेशेंट का HB एलिवेट है, पेशेंट की रेटिकुलोसाउंड डिक्रीज है, पेशेंट का RBCs बढ़ा और पेशेंट के जो सेल्स हैं वो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रेमिक है। जो हमारी पेशेंट की सेल्स होते हैं, जब उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं लैब फाइंडिंग्स के थ्रू, जब भी बच्चों लैब फाइंडिंग्स के थ्रू ना हमारी मॉर्फोलॉजी चेक होती है ना, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल मिलेगा ना हमारी आयरन डेफिशिएंसी में, HB तो इंक्रीज़ नहीं होता, HB तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज़ होगी, चलो ठीक है, हो सकती है। एलिवेट RBC तो फिर नहीं पड़ेंगे, डिक्रीज़ होंगी, और आंसर नंबर डी। तो यदि बी और डी को यदि हम देखें ध्यान से तो आंसर नंबर डी इज़ अ वेरी नाइस आंसर, क्योंकि थैलेसीमिया के अंदर याद रखना हमेशा, थैलेसीमिया है आपका और आयरन डेफिशिएंसी, इन दोनों की ना सेल की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम एज होती है, दोनों की माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक दिखाई देती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी जो होती है सबसे ज़्यादा तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती है, या फिर जो किसमें होती है, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें होती है, ठीक है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडिनम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडिनम के अंदर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आयरन जो सप्लीमेंट्स होता है वो स्पेशली फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, जो आयरन सप्लीमेंट प्रेजेंट होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, या फिर आपकी आप लेते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, आपकी पालक हो गया, स्पिनच हो गया, इस टाइप के जो हमारी वेजिटेबल्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये हम सबको खाना चाहिए जिससे हम क्या उसके क्योर हो सके आने वाले डिजीज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए होम केयर चाइल्ड नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लिक्विड ऑरल आयरन सप्लीमेंट, द नर्स टेल द मदर। जब किसी भी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और आप लोगों ने ओरल आयरन सप्लीमेंट देना है, तो नर्स मदर को क्या कहेगी, कैसे देना है आपको, आयरन मील टाइम दोगे, एडमिनिस्टर करोगे आयरन थ्रू स्ट्रो के थ्रू, मिक्स द आयरन सीरियल्स टू एडमिनिस्टर, या ऐड द आयरन टू फॉर्मूला फॉर इजी एडमिनिस्टर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियोस को देखेंगे सबको आता होगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब भी किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन देंगे, बट किस फॉर्म में देंगे चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा जब भी आप डिज़ोल्व करके देते हो ना आयरन को, घोल के पिलाओगे पेशेंट को, तो कभी भी डायरेक्ट नहीं पिलाना है। क्यों नहीं पिलाना है, क्योंकि जो बच्चा है पीने वाला, जो कोई पेशेंट है, तो उसको क्या हो जाएगा, टिप्स की स्टेनिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पे
टिथ कैसे हो जाएंगे, स्टेनिंग हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही है, ब्लैक कलर का टिथ हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट पेशेंट को आयरन घोल कर पिलाओगे तो ब्लैक टिथ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और ये कभी भी क्योर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हमेशा जो आपने देखा होगा जूस पीते हो आप लोग स्ट्रॉ से, ठीक है, उसका यूज़ करना ताकि सीधा सीधा इसका एक्सपोजर हमारे टिथ से ना हो, ठीक है। आयरन के बच्चों साइड इफेक्ट क्या आते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नोजिया होता है इसका, यदि आयरन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आयरन ओवरलोड हो, नोजिया होता है। फिर क्या होता है, पेशेंट को वोमिटिंग्स होती हैं, वोमिटिंग होगी। ब्लैक कलर स्टूल होगा, ब्लैक कलर स्टूल होगा, ठीक है। और एब्डोमिनल क्रैम्प भी आएंगे, क्या आएंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आएंगे, ये सब होता है। और आयरन का एंटीडोट होता है बच्चों डिफ्रोक्सामाइन। क्या होता है, डिफ्रोक्सामाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी का है और उसने एंटीडोट ले लिया, आयरन को कम करने के लिए एक एंटीडोट बनाया हम लोगों ने, हमने नहीं बनाया है भाई, जो भी डॉक्टर्स लोग थे उन्होंने बनाया डिफ्रोक्सामाइन के नाम से। अब पेशेंट डिफ्रोक्सामाइन लेने के बाद भी कंप्लेन लेके आ रहा है कि मुझे जो है कैसा यूरिन आ रहा है, मुझे जो है रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है, रेड नहीं आएगा, ओनली ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है, यहाँ पे ऑरेंज और पिंकिश कलर का आ रहा है। तो नर्स की नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, तो आपकी जो कंडीशन होगी ना, आपको जो बोलना है यहाँ पे वो यही कहना होगा, दिस इज़ नॉर्मल इंटरवेंशन, डोंट वरी, दिस इज़ नॉर्मल इंटरवेंशन बिकॉज दिस ड्रग इज साइड इफेक्ट। तो इस ड्रग का साइड इफेक्ट है ये, तो आप लोग चिंता मत करो, कुछ टाइम के बाद ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट की कंडीशन दी होगी डिफ्रोक्सामाइन की, उसने लिया, पेशेंट को जो है यूरिन में चेंजेस देखने को मिल रहे, पेशेंट बहुत डर गया है, अब आप क्या करोगे, तो आप यही करोगे, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, कहोगे ये इसका साइड इफेक्ट है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा आयरन को विटामिन सी के साथ दिया जाता है, कभी भी मिल्क के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है जब भी आयरन की टैबलेट लो तो खाली पेट लेनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हमारा क्या होता है, इस टाइम पे बॉडी का एसिडिक मीडियम होता है, अल्कलाई होता है। कुछ टाइम बाद जो हम दिन में खाना खाते हैं उस टाइम पे बॉडी का जो हमारा मैकेनिज्म है थोड़ा सा अल्कलाई हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग की बात करें सुबह सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम में रहती है। तो इसीलिए पेशेंट को विटामिन सी के साथ खाने को बोलना है, और सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं बोलना है उसको लो, जूस लो, ऑरेंज जूस ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एंड विटामिन सी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर किया है बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई नर्स एनालाइज करती है लेबोरेटरी रिजल्ट को ऑफ ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली एंड अबनॉर्मल इन दिस चाइल्ड। बच्चे को ना हीमोफीलिया है, नर्स ने चेक किया हीमोफीलिया है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन मोस्ट लाइकली एबनॉर्मल दिखा रही है चाइल्ड को, प्लेटलेट्स काउंट, हेमेटोक्रिट्स, हीमोग्लोबिन या पीटीटी। कहने का मतलब ये है, जब भी किसी बच्चे की लेबोरेटरी फाइंडिंग हम करते हैं तो लैब फाइंडिंग्स के अंदर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो एबनॉर्मल कौन सी है, प्लेटलेट्स काउंट है, हेमेटोक्रिट्स हैं, एचबी है, फिर पीटीटी है। पीटीटी मतलब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो यहाँ पे ना जब भी पेशेंट को हीमोफीलिया होता है तो बच्चों पीटीटी एबनॉर्मल मिलता है, ये एक बात याद रखना। और सारी चीज़ें चाहे वो बीटी हो, चाहे वो बीटी हो ब्लीडिंग टाइम हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो आपका एचबी हो, ये सब की सब चीज़ें क्या मिलती है, नॉर्मल मिलती है। बट सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपका, पीटीटी एबनॉर्मल मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्लेटलेट्स तो वैसे भी नहीं होना, क्योंकि डेंगू या फिर किसी पेशेंट के, डेंगू पेशेंट है या फिर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी तो वहाँ देखने को ये सब चीज़ें मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई नर्स इज प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ अ 10-year-old child with hemophilia. Which of the following activities should the nurse suggest that the child could participate safely with the pets? कहने का मतलब ये है, जब कोई बच्चा 10 साल का है, हीमोफीलिया का है और वो खेल रहा है, मतलब उसको खेलना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, तो कौन सी सेफ रहेगी, सॉकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग या फील्ड हॉकी। जब हमने जाना हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब जैसे ही बच्चा बाहर जाके गेम खेलेगा तो वो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पे बच्चों ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि हीमोफीलिया का क्या है, अर्ली साइन क्या है, ब्रशिंग, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी चोट लग के पेशेंट की बॉडी पे एक निशान हो जाता है। क्लासिकल साइन क्या है इसका, जॉइंट ब्लीडिंग,
क्या है, जॉइंट ब्लीडिंग। मतलब इसमें जॉइंट ब्लीडिंग होती ही होती है, जैसे बच्चा गिर जाएगा तो उसको जॉइंट ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें आइस पैक्स पेशेंट को लगाने चाहिए। तो आंसर होगा आपका दिस इज स्विमिंग। 2 कंडीशन ऐसी होती हैं हमारी नर्सिंग के अंदर जहाँ पे स्विमिंग को अलाउ किया जाता है, एक तो हीमोफीलिया, दूसरी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें कोई एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज होती है वो नहीं करानी चाहिए, वो सब क्या करनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। ओनली स्विमिंग प्रेगनेंसी के अंदर सेफेस्ट मानी जाती हैं। यदि आपके पास ऑप्शन मिलता है वॉकिंग, तो वॉकिंग इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। नहीं मिलता है तो आपको आंसर करना है स्विमिंग। 2 कंडीशन याद रखना, प्रेगनेंसी एंड बच्चों के अंदर हीमोफीलिया कंडीशन, दोनों में ही स्विमिंग जो है वो बेस्ट मानी जाती है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि ये जो वीडियोस बन रही है ना, विद आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। और आप लोग देखते होंगे, यदि आप और हम यूट्यूबर्स की बात करें तो बहुत सारी बातें और 6 से 7 क्वेश्चन ही हो पाते हैं 1.5 घंटे के अंदर। आप लोग यहाँ पे 4 से मतलब 10 से 15-20 मिनट के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो। तो आप लोग खुद ही देखते हो कितना जल्दी से जो है आप क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। मुझे टाइम वेस्ट करना अपना और आपका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम लोग बहुत सारी वीडियोस लेके आएँ आप सबके लिए। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चंस और नहीं हैं बच्चों इस यूनिट्स के, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।